हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बेसिकली कवर करेंगे ग्रेड 10 के मैथ्स के सारे फॉर्मूले और बेसिक जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे वो सब हम कवर करने वाले हैं। चैप्टर वाइज करेंगे और पूरा सिलेबस इसमें कवर होगा। फर्स्ट चैप्टर इज रियल नंबर। रियल नंबर कौन से होते हैं हमारे हमारे रियल नंबर रेशनल नंबर हो सकते हैं या फिर इरेशनल नंबर हो सकते हैं, राइट। लाइक नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा होगा। रेशनल नंबर हम तीन तरीके से पढ़ सकते हैं। लाइक कोई भी नंबर अगर p बाई क्यू की फॉर्म में है, जैसे मैंने लिखा 3/7, इट इज अ रेशनल नंबर। या मैं कहूँ कोई एक डेसिमल नंबर्स की टर्म्स में अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है, जैसे 0.25, इट इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। एंड वन मोर इज एनी डेसिमल नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, मतलब जैसे 0.3333 इस तरीके से हम लिखें तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होगा, तो ये भी रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर हमारे वो होंगे जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हम, या फिर ये कह लें डेसिमल नंबर के टर्म्स में कि ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा, जैसे 0.30 300 30003। अब ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो इट इज इरेशनल। या फिर √3 √5, दीज आर ऑल्सो इरेशनल नंबर। अब क्वेश्चन क्या आएगा टेंथ क्लास में? टेंथ क्लास में क्वेश्चन ये आएगा कि यू हैव टू प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, या 2 + 3 √5 इट इज इरेशनल। ये दो तरीके के क्वेश्चन बनेंगे इस कॉन्सेप्ट से, तो ये तुम्हें प्रूव करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, तो दिस यू कैन चेक। देन HCF LCM, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर मैं दो नंबर ले लूं, सपोज एक मैंने लिया 12 एंड सेकंड नंबर इज 15, एंड 12 के प्राइम फैक्टर्स हम करेंगे। 12 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 × 2 × 3। देन 15 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे 3 × 5। कॉमन प्राइम फैक्टर देखेंगे कौन है, तो कॉमन प्राइम फैक्टर इनका हाईएस्ट और अकेला एक प्राइम फैक्टर 3 ही है, तो इनका HCF हो जाएगा हमारा 3। अगर इन्हीं दोनों नंबर के हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम विल बी, एक तो ये जो कॉमन फैक्टर है 3, इसके अलावा जो बाकी के बचे हैं लाइक दीज 2 एंड 5, तो 2 × 2 × 5, सो इट विल बी 6 × 10 60, सो एलसीएम विल बी 60। एक चीज छोटी सी यहाँ से याद रख सकते हो कि हमेशा जो नंबर्स हैं, जो ये दो नंबर्स थे, these two numbers 12 and 15, दोनों नंबर्स को हमेशा HCF डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ देख सकते हो 3 12 को भी डिवाइड करता है, 15 को भी डिवाइड करता है। HCF ऑलवेज डिवाइड बोथ द नंबर्स एंड दीज टू नंबर्स ऑलवेज डिवाइड LCM। 12 भी डिवाइड करेगा LCM को, और यहाँ पे ये 15 भी डिवाइड करेगा 60 को। ये हम देख सकते हैं यहाँ से। जरूरी नहीं है नंबर्स का ही HCF LCM पूछे, वो हमसे किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का भी HCF LCM पूछ सकता है। देन वी हैव अ रिलेशन इन टू नंबर्स एंड HCF एंड LCM। सपोज हमारे पास दो नंबर्स हैं A और B, उनका तुमने HCF और LCM निकाला, तो उन दोनों के HCF और LCM की प्रोडक्ट HCF into LCM will be equals to product of numbers of two numbers। इस पर बेस भी डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे और HCF LCM को मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द सेम आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे रियल नंबर से। एक क्वेश्चन और बनता है कि 6 raised to the power n can never end with 0। दिस यू कैन ऑल्सो चेक। नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज पोलिनोमियल। बेसिकली हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ना है टेंथ क्लास में। एनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c। a x² का कोफिशिएंट है, b x का कोफिशिएंट है और c इज कांस्टेंट टर्म। डिग्री किसी भी अच्छा पोलिनोमियल होता क्या है बेसिकली? एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो पावर है x की, जो भी पावर है x की, वो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए या 0 होना चाहिए। ठीक है। डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल,
जो भी यहाँ पे वेरिएबल है, जैसे x वेरिएबल है, x की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर हमारी 2, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 2। जीरोस, x की कोई भी ऐसी वैल्यू जो इस पोलिनोमियल को जीरो बना दे वो जीरोस होंगे जनरली। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसके जीरोस कितने होंगे, 2 जीरोस होंगे इसके, और वो 2 जीरोस हम मान के चलेंगे अल्फा और बीटा है, दीज आर जीरोस, राइट। नाउ इम्पोर्टेंट पॉइंट इज के रिलेशन हमें पता होना चाहिए सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का इन टर्म्स ऑफ coefficients. Which coefficients? ABC. These ABC. A, B, C. So sum of zeros जो होता है alpha plus beta, it will be minus B by A, and product of zeros is C by A. This you have to remember. Then we have a general case कि अगर हमें सपोज सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है और हमसे पोलिनोमियल पूछ लिया, तो उसके लिए तुम यूज कर सकते हो पी एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस into x plus product of zeros, k into x square minus sum of zeros plus into x plus product of zeros. Next we have pair of linear equation in two variable. Now इसकी भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखनी है, a1x plus b1y plus c1 equals to 0. a1 b1 c1 इसलिए यूज करें क्योंकि we have to use two equations. So second equation we can take a2x b2y plus C2 equals to 0. So let's suppose these are two equations and this is the standard form of linear equation in two variable. And suppose we have to solve these two equations. So we have three methods to solve these equations. First is we have graphical method. ग्राफिकल मेथड, ग्राफ ड्रॉ करेंगे दोनों लाइंस के, उससे पता लगेगा हमें कि वो इंटरसेक्टिंग है या फिर कोइंसिडेंट लाइंस हैं या फिर पैरेलल लाइंस हैं. सेकंड इज वी हैव सब्स्टिट्यूशन मेथड. Substitution. Then we have elimination method. एलिमिनेशन मेथड. ये तीनों मेथड हैं, तीनों पता होने चाहिए कि किस तरीके से इनसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक सॉरी लीनियर इक्वेशन को. देन वी हैव सम कंडीशंस जो कि थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस एमसीक्यू तो एक दो बनना ही है, कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ ही सकता है. फर्स्ट इज सपोज वी हैव टू इंटरसेक्टिंग लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइंस, दो लाइंस इंटरसेक्टिंग कब होंगी, तो दो लाइन इंटरसेक्टिंग, अच्छा दो लाइन इंटरसेक्टिंग होती कैसी है, इस तरीके की जो लाइंस होंगी ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस है L1 L2. सपोज दीज आर टू लाइंस, ठीक है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी. कितने पॉइंट्स पे मीट कर रही हैं, एक पॉइंट पर, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो इनके लिए कंडीशन होती है A1 by A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 by B2. अब ये A1 A2 B1 B2 कौन है, ये जो यहाँ पर कोफिशिएंट दिख रहे हैं तुम्हें, ठीक है, एंड विद साइन लेने हैं. अगर सपोज यहाँ माइनस लिखा है तो इसको तुम माइनस B2 ही लोगे, ठीक है. एंड इस कंडीशन में क्योंकि एक ही जगह लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो सॉल्यूशन विल बी यूनिक. यूनिक मतलब वन सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन. सेकंड इज कोइंसिडेंट लाइन. सपोज वी हैव कोइंसिडेंट लाइंस. कोइंसिडेंट लाइंस कैसी होंगी, दिस इज अ लाइन, तो यहाँ मान लिया हमने इसके ऊपर एक लाइन, ये दूसरी इसके ऊपर ही लाइन है, L1 L2 दोनों यहीं पर है. कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, दोनों इनफाइनाइट पॉइंट्स पे एक दूसरे को मीट कर रही हैं, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे इसके. इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस उतने होंगे जितनी जगह लाइंस मीट कर रही हैं एक दूसरे को. कंडीशन इसके लिए क्या होगी, A1 by A2 इक्वल्स टू B1 by B2 इक्वल्स टू C1 by C2. देन थर्ड केस इज पैरेलल लाइंस. लाइंस अगर पैरेलल होंगी तो किस तरीके से होंगी, ये दो पैरेलल लाइन है, दे विल नेवर मीट ईच अदर. L1 L2, अब जब कभी मीट ही नहीं करेंगे एक दूसरे को तो सॉल्यूशन कितने होंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन. कंडीशन क्या होगी इसके लिए, A1 by A2 equals to B1 by B2 and not equals to C1 by C2. So this will be the condition for parallel lines. Next we have
quadratic equation. So again, quadratic equation, you have to remember the standard form of quadratic equation, ax square plus bx plus c equals to 0. वही सेम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जो थी, बट यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इट विल बी इक्वल्स टू 0. सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कुछ मेथड्स हैं हमारे पास सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को. बेसिकली दो मेथड हमारे पास होते हैं. वन इज फैक्टराइजेशन एंड सेकेंड इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. फैक्टराइजेशन में फिर से हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं जिनसे हम सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को. वन इज यूजिंग आइडेंटिटी, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला बन रहा होगा. एंड सेकेंड इज यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड. ठीक है, इन दोनों से हम सॉल्व कर सकते हैं. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे डी, एंड इट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. Then we can find value of x as minus b plus minus under root of discriminant or root d by 2a. So x is minus b plus minus root d by 2a. एंड दिस प्लस माइनस शोज के इसके दो आंसर आएंगे. एक बार प्लस को लेके सॉल्व करोगे, एक बार माइनस को लेके सॉल्व करोगे. इस तरीके से दो आंसर्स आएंगे इसके. नाउ डिपेंडिंग ऑन दिस वैल्यू ऑफ डी, we have some conditions, or you can say nature of root different different होंगे. कौन से रूट्स? जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस थे अल्फा बीटा, वैसे ही यहाँ पर इसके दो रूट्स होंगे. अब वो रूट्स कैसे होंगे? दिस विल बी डिसाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ डी. तो पहले हम डी की वैल्यू फाइंड करके फिर उसको चेक करेंगे कि वो कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है या जीरो आ रही है. तो लेट सपोज कि इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो, डी अगर जीरो से बड़ा है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट होंगे. सेकंड कंडीशन इज इफ डी इज इक्वल्स टू जीरो, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल. अच्छा, इन दोनों कंडीशन को अगर मैं एक साथ कंबाइन कर दूं, तो अगर कभी क्वेश्चन में तुम्हें ऐसा लिखा मिले कि फॉर रियल रूट्स, तुम्हें के की वैल्यू फाइंड करनी हो फॉर रियल रूट्स, तो यू विल यूज डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो. मतलब इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया, ग्रेटर देन जीरो और इक्वल्स टू जीरो को. देन थर्ड कंडीशन इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. थर्ड कंडीशन इज इफ डी इज लेस देन जीरो, तो रूट्स आर नॉन रियल, नॉन रियल रूट्स. नेक्स्ट इज एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. नाउ एपी के केस में हम सबसे पहले कोई भी हमारी एपी किस फॉर्म में होगी ये देख लेते हैं. कोई भी एपी होगी तो ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, इस तरीके से होगी वो. ठीक है, मतलब एक कोई एक कॉमन नंबर उसमें ऐड होता जाएगा या फिर माइनस भी हो सकता है. तो ये जो डी होगा, डी कैसे फाइंड करेंगे? ए इज फर्स्ट टर्म, डी इज कॉमन डिफरेंस. डी कैसे फाइंड करते हैं? डी का जनरल फॉर्मूला होता है ए एन प्लस वन माइनस ए एन. ठीक है, मतलब कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा? हमारा कॉमन डिफरेंस होगा डी. जैसे इन दोनों को माइनस कर सकते हो तुम, जरूरी नहीं है ए एन प्लस वन माइनस ए एन ही करना है. तुम हम इसमें ये भी कर सकते हैं डी इक्वल्स टू ए टू माइनस ए वन, या फिर डी इक्वल्स टू ए थ्री माइनस ए टू. किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को माइनस कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना है. देन वी हैव nth टर्म. फॉर nth टर्म वी विल यूज a प्लस n माइनस वन इंटू डी. a प्लस n माइनस वन इंटू डी. अगर सपोज nth टर्म एंड से निकालनी हो, सो nth टर्म फ्रॉम एंड, इसके लिए यूज करोगे l माइनस n माइनस वन इंटू डी. क्या डिफरेंस है? छोटा सा डिफरेंस है. जहां तुमने फर्स्ट टर्म लिया है, अब लास्ट टर्म लोगे, प्लस की जगह माइनस कर देंगे, बस इतना सा डिफरेंस है. कभी अगर एक क्वेश्चन तुमने देखा हो फॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म, कई बार हमसे पूछता है, तो इसके लिए कंडीशन क्या यूज करते हैं? वी हैव टू पुट ए एन लेस देन जीरो. क्या पुट करना है? ए एन को लेस देन जीरो पुट करना है. ठीक है,
एक और चीज याद रखेंगे कि अगर सम गिवन है, इफ सम ऑफ टर्म्स इज गिवन, सम सपोज 3 और 4 टर्म्स हमने माननी है और सम इज गिवन, देन थ्री टर्म्स जो हम लेंगे, थ्री टर्म्स इन एपी, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी लेंगे। ठीक है। वहीं अगर हमें 4 टर्म्स लेनी होगी तो इन एपी आर ए माइनस 3 डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3 डी ले लेंगे। ठीक है। देन वी हैव सम, सो एस एन इज एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इसके लिए एक और फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल। n is number of terms, a is first term, l is last term. Here n is number of term, a first term, n again number of term, d common difference. So these are the formulas for AP or the conditions. Then we have next chapter, triangle. ट्राइंगल में बेसिकली दो ही कॉन्सेप्ट है हमारे पास, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, थेल्स थ्योरम। देन नेक्स्ट इज सिमिलैरिटी। तो बीपीटी में बेसिकली क्या होता है, इसका एक तो प्रूफ याद रखेंगे, प्रूफ जरूर करना है। बीपीटी का स्टेटमेंट एंड प्रूफ दोनों चीजें पता होनी चाहिए। एबीसी अगर एक ट्राइंगल है, सो एबीसी एक ट्राइंगल अगर हमारे पास है और उसमें एक लाइन में ड्रॉ करता हूं पैरेलल टू बेस, सपोज डीई इज पैरेलल टू बेस बीसी, राइट। सो इफ डीई इज पैरेलल टू बीसी, देन वी कैन से कि AD बाई DB इक्वल होगा AE बाई EC के। इफ DE is parallel to BC, then this ratio AD by DB इक्वल होगा AE by EC के। और जरूरी नहीं है कि यही रेशियो इक्वल होगा, हम ये भी कह सकते हैं AD by AB इक्वल होगा AE by EC के। दिस इज कोरोलरी ऑफ BPT। या फिर और क्या बोल सकते हो कि दिस BD by AD इक्वल्स टू EC by AC। बट एक चीज ध्यान रखेंगे कि जैसे जिस, अगर मान लिया मैं यहाँ BD ले रहा हूँ तो यहाँ भी मुझे EC लेना है। ऐसे नहीं कर सकते इधर BD लिया और इधर AE ले लिया, है ना, फिर AD लिया और यहाँ EC ले लिया, ये गलत हो जाएगा। तो क्या करना है, BD बाय EC, AB बाय AC, या फिर AD बाय BD, AE बाय EC। दिस वी कैन टेक। कन्वर्स में क्या करते हैं, कन्वर्स की अगर हम बात करें, कन्वर्स में क्या होगा, अब हमें रेशियो पता है कि AD बाय BD इक्वल्स टू AE बाय EC। इफ AD बाय DB इक्वल है AE बाय EC के, देन क्या हो जाएगा, DE पैरेलल हो जाएगा BC के। बस, ये कन्वर्स हो गया बीपीटी का। कन्वर्स के प्रूफ की जरूरत नहीं है, बट इसका प्रूफ करेंगे बीपीटी का। सिमिलैरिटी के लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे फर्स्ट क्राइटेरिया है ए, या फिर इसको हम शॉर्ट में ए भी बोल देते हैं। सेकंड इज एस एंड थर्ड क्राइटेरिया इज एस। तो ये क्राइटेरियाज एक बार देख लेंगे। देन वी हैव कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहला फॉर्मूला आता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। बेसिक बातें सबको पता होनी चाहिए, जैसे अगर हमारा कोई भी कोऑर्डिनेट प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं, इधर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। और कोई भी पॉइंट होगा हम उसको किस फॉर्म में लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई, एक्स इज एब्सिसा, वाई इज ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस पर कौन जीरो होगा, एक्स एक्सिस पर वाई जीरो होगा, और वाई एक्सिस पर कौन जीरो होगा, वाई एक्सिस पर एक्स जीरो होगा। ठीक है। अगर कभी बोला हो कि लेट अ पॉइंट पी इज ऑन एक्स एक्सिस, तो पी को क्या लेना है, फिर पी का वाई जीरो लेना है, मतलब पी विल बी एक्स कॉमा जीरो, अगर वो एक्स एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस पर है तो कौन जीरो हो गया, वाई जीरो हो गया। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर। देन वी हैव डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर सपोज हमारे पास ये दो कोई पॉइंट है ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2।
ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ए बी। तो यू कैन यूज ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और जब भी डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो उसके आगे यूनिट्स जरूर लिख देना, यूनिट्स कि जितना डिस्टेंस आया इतना यूनिट्स। ठीक है, अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आता है बेसिकली वो आता है कि हमें प्रूव करना है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, या फिर पहले ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। ट्राइंगल में, ट्राइंगल जो होगा हमारा एक राइट एंगल होगा, स्केलिन होगा, आइसोसेलेस होगा। तो ट्राइंगल के बारे में जब भी हमें बात करनी होगी, तो अगर सपोज ट्राइंगल हमारा ऑल साइड्स इक्वल आ गए, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड आ गई इक्वल, तो ऑब्वियसली क्या हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, टू साइड्स इक्वल हो गए तो आइसोसेलेस, कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो नो साइड इक्वल स्केलिन। ठीक है, अगर सपोज ट्राइंगल में हमारा हमसे बोला है कि राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करो, राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करना है तो क्या करना होगा, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम प्रूव कर देंगे, पाइथागोरस यूज करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस कैसे यूज करेंगे, ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। ठीक है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो दो साइड उसकी इक्वल भी चेक करोगे। देन वी हैव क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के लिए ध्यान से सुनना, क्वाड्रिलेटरल के लिए हम दो कंडीशंस में इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सपोज क्वाड्रिलेटरल को तुमने चेक करा और उसके सारे साइड इक्वल आ गए, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, जब ऑल साइड्स इक्वल होंगी तो दो बातें हो सकती हैं, या तो वो हो सकता है हमारा रोम्बस, या तो पहले स्क्वायर लिख लेते हैं, स्क्वायर हो सकता है या रोम्बस हो सकता है, ये दो बातें हो सकती हैं अगर ऑल साइड्स इक्वल है। अब स्क्वायर कब होगा, रोम्बस कब होगा, उसके लिए हम चेक करेंगे डायगनल्स को। अगर डायगनल्स भी इक्वल है, ठीक है, डायगनल्स इक्वल है तब तो स्क्वायर होगा, और अगर डायगनल्स इक्वल नहीं है तब रोम्बस होगा, डायगनल्स आर नॉट इक्वल, इससे हम ध्यान रखेंगे। देन वी हैव सेकंड कंडीशन, अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल आती है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी फिर से दो बातें हो सकती हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी फिर से दो बातें होंगी, या तो रेक्टेंगल होगा या तो पैरेललोग्राम होगा। कब रेक्टेंगल होगा, कब पैरेललोग्राम होगा, रेक्टेंगल तब होगा अगर डायगनल्स आर इक्वल, एंड पैरेललोग्राम कब होगा, इफ डायगनल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, डायगनल्स इक्वल होंगे तो रेक्टेंगल या स्क्वायर हो सकता है। रेक्टेंगल कब होगा, अगर ऑपोजिट साइड इक्वल होंगे, स्क्वायर कब होगा अगर ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस या पैरेललोग्राम कब हो सकता है, जब डायगनल्स इक्वल नहीं होंगे, और अगर ऑल साइड्स इक्वल हैं डायगनल्स नॉट इक्वल तो रोम्बस, ऑल साइड्स ऑपोजिट साइड्स इक्वल डायगनल्स आर नॉट इक्वल तो पैरेललोग्राम। ये कंडीशन याद रखना। सो डिस्टेंस फॉर्मूला बेस्ड हो गया। देन वी हैव सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला इज बेसिकली टू फाइंड द रेशियो। अगर सपोज हमारे पास ए बी कोई पॉइंट है, अगेन x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट, x2 y2 इसके कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट है P, x, y उसके कोऑर्डिनेट हो गए, और ये रेशियो है m रेशियो n में इसको डिवाइड कर रहा है। P पॉइंट इंटरनली डिवाइड करता है अगर ए बी को, तो x जो होगा हमारा, x वो होगा, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझो कि m की मल्टीप्लाई इधर करनी है, इधर वाले कोऑर्डिनेट से, n वाला जो राइट वाला कोऑर्डिनेट हमारा रेशियो है उसकी मल्टीप्लाई लेफ्ट वाले x कोऑर्डिनेट से करनी है। सो m x2 प्लस n x1 अपॉन में क्या लिखेंगे, दोनों का सम रेशियो का,
तो m plus n. Then we have y coordinate. Y will be m y2 plus n y1 by m plus n. Same for y. अगर रेशियो गिवन ना हो, if ratio is not given in question and ratio is asked, you can say, है ना, if ratio is asked, then take it k ratio 1. इसको k ratio 1 लेके सॉल्व करोगे. देन वी हैव मिड पॉइंट फॉर्मूला. मिड पॉइंट फॉर्मूला कब यूज होता है? अगर मान लिया ए बी वही सेम x1 y1 x2 y2 p पॉइंट x y. अब p हमारा मिड पॉइंट है. p इज मिड पॉइंट. दिस टाइम p इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी. ठीक है. तो p अगर मिड पॉइंट है तो x होगा हमारा x1 प्लस x2 बाई 2, y इक्वल होगा y1 प्लस y2 बाई 2. ठीक है. सेंट्रॉइड. सेंट्रॉइड क्या होता है? एक ट्राइंगल में जो मीडियंस है हमारे, ठीक है, अगर यहाँ से मीडियन ड्रॉ करेंगे हम तीनों, वो जिस पॉइंट पर मीट करते हैं, दैट पॉइंट इज सेंट्रॉइड. तो अगर इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है ए के, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है एंड सी इज x3 y3, तो उस केस में जो सेंट्रॉइड होगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे x, y. अगर उसके कोऑर्डिनेट है तो x विल बी x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3. ठीक है. दिस इज जी सेंट्रॉइड. नाउ नेक्स्ट इज ट्रिगोनोमेट्री. सो इसमें सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए एक राइट ट्राइंगल के बारे में, कि भाई एक राइट ट्राइंगल हमारा कैसा होता है. सो एनी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा वो राइट ट्राइंगल है. उस 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज. ठीक है. अगर सपोज ये एंगल थीटा है, तो जो एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं उसके सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर और उसके साथ वाली होगी बेस. देन रेशियोज याद रखने के लिए एक टेबल याद रखो कि साइन कोस टेन. साइन कोस टेन, साइन के नीचे लिखोगे कॉसेक, देन सेक, देन कोट. ये सीक्वेंस याद रखो. साइन कोस टेन, देन कोसेक सेक कोट. साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट. फिर यहां हम परपेंडिकुलर, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, बेस, इस तरीके से लिख सकते हैं. देन साइन क्या हो जाएगा यहां से हमारा p बाय एच. साइन क्या बनेगा? जैसे मुझे साइन थीटा लिखना है सपोज, तो साइन थीटा विल बी p बाय एच. ठीक है. अब ये ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ साइन के आगे थीटा नहीं लिखा, तो तुम लोग भी थीटा हर जगह छोड़ के आओगे या थीटा लिख सकते हो ये लोग. ठीक है. देन वी हैव, सपोज मुझे सेक लिखना है. सेक क्या होगा? सेक थीटा विल बी, यहाँ से ऐसे ऊपर जाएंगे अब, एच बाय बी. ये इसका कहाँ चला गया? एच, पी बाई एच. साइन थीटा इज पी बाई एच, सेक थीटा इज एच बाई बी. जो भी रिलेशन अब लिखना है यहाँ से लिख दो. टेन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, कोट थीटा इज बेस बाय परपेंडिकुलर, कोसेक एच बाई पी, सेक एच बाई बी, कोस बी बाई एच. ठीक है. सो दिस इज इट. देन अच्छा, हमें कुछ वैल्यूज भी पता होनी चाहिए. कौन कौन सी वैल्यूज पता होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की? साइन, कोस और टेन, ये तीन याद रखोगे. किस किस एंगल पे याद रखना है? 0, 30, 45, 60 एंड 90. सो साइन 0 पर होगा हमारा 0. साइन 0 इज 0. साइन 30 इज 1/2. साइन 45 1/√2. साइन 60 √3/2. देन वी हैव साइन 90 1. ठीक है. साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1. इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो तो कॉस आ जाएगा 1
√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। साइन 90 इज 0, डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, सॉरी cos 90 इज 0। ठीक है, डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, cos 90 0, साइन 90 1। 10 अगर फाइंड करना है तो इसको डिवाइड कर दो, साइन अपॉन cos, 0/1 0, 1/2 अपॉन 1/2 हो गया, देन दिस 1, ये √3 आ जाएगा, ये नॉट डिफाइंड होगा, 1 से 0, 1/0। ठीक है, ये ध्यान रखनी है वैल्यूज। ठीक है, देन वी हैव सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। जितनी भी आइडेंटिटी है तीनों, सब में स्क्वायर लगा हुआ है हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तुम लोग डायरेक्ट लिख देते हो इसको, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1, जो कि गलत है। तो सही क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो दिस इज इट इन ट्रिग्नोमेट्री। देन वी हैव नेक्स्ट टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि अगर ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, तुम बिल्डिंग के नीचे खड़े हो गए, यहाँ पे साइड में खड़े हो गए, ग्राउंड पे खड़े हो गए, बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो, यहाँ ग्राउंड पे खड़े होके बिल्डिंग के टॉप को हम देख रहे हैं, अगर ऐसे देख रहे हैं ऊपर, तो उस केस में ये हो गई हमारी लाइन ऑफ साइट। और नीचे से जब देख रहे हैं हम ये, तो ये जो ग्राउंड के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बन रहा है लाइन ऑफ साइट का, ये होगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ये कौन था हमारा, कोई भी बिल्डिंग थी, टावर था, कुछ भी था। अब इसी की जैसे अगर मान लिया ये बिल्डिंग हमारी, ठीक है, अब पर्सन खड़ा है ऊपर टॉप पे बिल्डिंग के, ये ग्राउंड है, और टॉप से देख रहा है वो ग्राउंड पर कोई पॉइंट, ठीक है, टॉप से देख रहा है ग्राउंड पर। तो अब ये लाइन ऑफ साइट हो गई उसकी, ये लाइन ऑफ साइट हो गई। तो अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनेगा लाइन ऑफ साइट का, ये वाला, ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखने हैं। इन्हीं पर बेस्ड जनरली क्वेश्चन होते हैं। ये बिल्डिंग का एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, बिल्डिंग टावर ट्री जो भी है ये। ठीक है, इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज यूज होंगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1030 बहुत यूज होता है, 1030, और 1045 यूज होता है, 1060, ये तीन वैल्यूज बहुत ज्यादा यूज होंगी। यूज तो कोई भी हो सकता है, बाकी भी यूज हो सकते हैं, बट नॉर्मली ये यूज होते हैं 90% केसेस में। साइन 30 इज 1/√3, साइन 45 1, एंड साइन 60 इज √3, सॉरी 10, 1030 1/√3, 1045 1, 1060 इज √3। साथ में ये भी याद रखना कि टेन जो होता है, टेन थीटा, इट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस। नेक्स्ट वी हैव सर्कल। सो सर्कल में बेसिकली दो थ्योरम्स हमें पढ़नी है। कौन सी दो थ्योरम पढ़नी है? सो first theorem is radius is perpendicular to tangent. Suppose this is center, circle center, and this is radius। अगर इस पॉइंट पे हम यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो दिस टेंजेंट will be perpendicular to this radius, radius ये टेंजेंट AB, तो radius is perpendicular to tangent, OP is perpendicular to AB। ठीक है, सेकंड इज tangent drawn from an external point are equal, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। किसी सर्कल पर अगर तुम एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो, तो वो टेंजेंट कैसी होंगी, इक्वल होंगी। यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी, इधर एक, एक इधर। ठीक है, दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी। लेट्स सपोज दिस इज ए बी और ये पी पॉइंट है, तो ए पी इक्वल होगा बी पी के। ठीक है,
ये इसका सेंटर है। ये दो थ्योरम यूज होती हैं बेसिकली इसमें। बाकी तो क्वेश्चंस हैं इस पर बेस्ड, एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके एनसीईआरटी के। ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सबसे पहले इसमें बात करते हैं आर्क लेंथ की और एरिया ऑफ सेक्टर की। ठीक है। ये पता होगा सबको, सर्कल है अगर, ये सेंटर, तो दिस पार्ट इज आर्क। ठीक है। तो यहां से मैं अगर इसको रेडियस से ज्वाइन कर दूं तो ये हो गया हमारा सेक्टर। ठीक है। और यहाँ जो एंगल बन रहा है ये एंगल जो है थीटा, दिस इज सेंट्रल एंगल। ठीक है। तो अगर आर्क लेंथ की बात करें तो आर्क लेंथ की होती है हमारी फॉर्मूला, आर्क लेंथ इज 2 पाई r थीटा बाय 360। ठीक है। चाहे तो इसको ऐसे याद रख लो, पाई r थीटा बाय 180, बट ये बेटर होता है। ये आता कहाँ से, सरकमफ्रेंस से आता है, इसलिए इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं। कैसे कि अगर हम बात करें पूरे इस पूरे एंगल कंप्लीट एंगल की, तो 360 डिग्री के लिए जो सरकमफ्रेंस है वो हमारी 2 पाई r है। 1 डिग्री के लिए कितनी होगी, डिवाइड में ले जाओ इसको, 2 पाई r बाय 360। तो थीटा डिग्री के लिए कितनी होगी, 2 पाई r थीटा बाय 360। ठीक है। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, इसको भी ऐसे ही निकाल लेते हैं। इसमें सर्कल का फॉर्मूला यूज कर लो कि 360 डिग्री के लिए एरिया कितना है, पाई r स्क्वायर। 1 डिग्री के लिए कितना होगा, पाई r स्क्वायर बाय 360। देन फॉर थीटा डिग्री इट इज पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360। So this is the formula for area of sector, pi r square theta by 360। theta is the central angle and r is the radius of the circle। पाई की वैल्यू जो भी गिवन होगी क्वेश्चन में वो ले लेना, या फिर डिपेंड करता है कि रेडियस अगर मल्टीपल है 7 का तो 22/7 लेना, अदरवाइज 3.14। नेक्स्ट वी हैव सेगमेंट। अच्छा, सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट ये सपोज सर्कल है, एक मिनट, लेट्स सपोज दिस इज अ सर्कल एंड ये पार्ट हमारा सेगमेंट है, ए ओ बी। नाउ ये जो सेगमेंट वाला पार्ट है इसके लिए हम सबसे पहले ले रहे हैं एक स्पेसिफाइड केस, इफ जो सेंट्रल एंगल है हमारा वो 90 डिग्री है। अगर सपोज ये सेंट्रल एंगल 90 है, ठीक है, तो इफ थीटा इज 90, तो एरिया ऑफ सेगमेंट होगा, देखो फिगर से देख के क्या लग रहा है कि एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट इज दिस सेक्टर पार्ट, और उसमें से अगर हम माइनस करते हैं क्या, ट्राइंगल का एरिया, तो सेक्टर माइनस ट्राइंगल। ठीक है। तो वही यूज करने वाले हैं हम, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360। थीटा वैसे 90 डिग्री था यहाँ पर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, ये वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, अगर ये रेडियस r है तो ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, तो हाफ r स्क्वायर। इसको यूज कर सकते हो तुम तब, या r² बाय 2। ये फर्स्ट केस है। अगर सेकंड केस में हम थीटा को ले लें 60 डिग्री, तब एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट विल बी एरिया ऑफ सेक्टर पाई r² थीटा बाय 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब अगर ये एंगल 60 डिग्री हो गया ना, ये एंगल अगर 60 डिग्री है, तब ये ट्राइंगल हो जाएगा इक्विलेटरल। उस केस में इसका एरिया होगा √3/4 r²। ठीक है। एक जनरल केस भी लिख लेते हैं, इफ थीटा इज एनी अदर वैल्यू अपार्ट फ्रॉम दिस 60 एंड 90, एनी अदर वैल्यू अगर है कोई, तो उस केस में जो एरिया ऑफ सेगमेंट है इट बिकम्स, सेक्टर का एरिया तो वही रहेगा पाई r² थीटा बाय 360 माइनस r² sin θ/2। थीटा ये बाय 2 बस थीटा का है, एंगल का डिवाइड करोगे बस, देन cos θ/2। ठीक है।
ये फॉर्मूला तब ज्यादा बेटर होता है जब अगर थीटा सपोज 120 डिग्री है, तब उसमें ये 120 से डिवाइड करके हम 2 को 60 और इसको भी 60 ले लेंगे। या फिर इसी को और थोड़ा चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस आर स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा। ठीक है, दोनों ही फॉर्मूले यूज कर सकते हो। एक तो ये फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ सेगमेंट का, और एक ये फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ सेगमेंट का। ठीक है, ये कब यूज करना है? जब हमारा 90 डिग्री हो एंगल। ये कब यूज करना है? जब सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, ओके नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट चैप्टर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हमारे पास कुछ शेप्स हैं, है ना? ये शेप्स का हमें उनकी फिगर भी पता होनी चाहिए, उनका सरफेस एरिया, लेटरल कर्व और टोटल पता होना चाहिए, वॉल्यूम पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं क्यूब की। तो ये एक छोटा सा क्यूब बना लेते हैं हम यहाँ। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, लेट्स सपोज इसकी साइड ए है, तो उसका लेटरल सरफेस एरिया जो होगा, यहाँ इस केस में लेटरल सरफेस एरिया होगा, तो लेटरल सरफेस एरिया विल बी 4a स्क्वायर। चार फेस होती है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोल सकते हैं इसको हम। चारों वॉल्स का एरिया सबका a स्क्वायर तो 4 का होगा 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया विल बी 6a स्क्वायर। वॉल्यूम इज ए क्यूब। देन वी हैव क्यूबॉइड। क्यूबॉइड थोड़ा सा इस शेप का बन जाएगा। अब हमारे पास एक लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और हाइट होगी। ठीक है, तो इसका जो कर्व सरफेस लेटरल सरफेस एरिया होगा, इट इज 2l+b इंटू एच, जिसको हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया इज 2lb+bh+hl, एंड वॉल्यूम इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। देन वी हैव क्यूब सिलेंडर। सिलेंडर का जो हमारा सिलेंडर ऐसे बना लेते हैं। सो इट्स radius is r. Let's suppose its radius is r and height is h. ठीक है, सो इसका जो लेट कर्व सरफेस एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया इज 2πrh। टोटल सरफेस एरिया विल बी 2πrh प्लस जो ये दोनों इसके टॉप और बॉटम पे जो सर्कल्स हैं, जो सर्कुलर एंड्स हैं, तो इट इज 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर। अगर हम 2πr को लेते हैं कॉमन, तो इट इज 2πr ब्रैकेट h प्लस r। वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच। Volume is pi r square h. Then we have cone. So suppose कि ये cone की शेप है, ये इसकी रेडियस, ये इसकी हो गई वर्टिकल हाइट h, और ये स्लैंट हाइट, दिस वन इज स्लैंट हाइट। ठीक है, इसका कर्व सरफेस एरिया होगा हमारा पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया इज पाई आर एल प्लस बेस एरिया पाई आर स्क्वायर। तो अगर पाई आर को कॉमन लेते हैं तो इट इज पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। वॉल्यूम इसका 1/3 होता है सिलेंडर का, तो 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, अगर एल एच आर में से दो पता हो, थर्ड निकालना हो, तो रिलेशन यूज कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, देन वी हैव स्फेयर। स्फेयर का रेडियस इज आर, तो इसका जो हमारा कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा वो होगा 4πr स्क्वायर। इसका कर्व और टोटल सेम ही होगा, तो कुछ इसमें अलग नहीं है, ये भी सेम ही होगा, वही 4πr स्क्वायर। वॉल्यूम इज 4/3 πr क्यूब। देन वी हैव हेमिस्फेयर।
ये इसकी रेडियस आर, अच्छा इसमें सब रेडियस होती है, ये भी रेडियस है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ठीक है, ये भी आर है। सो लीड इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, हाफ हो जाएगा इसका, 2 पाई आर स्क्वायर। देन टोटल 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये टॉप वाला एरिया जो कि सर्कल है, सो इट इज प्लस पाई आर स्क्वायर, becomes 3 पाई आर स्क्वायर. Volume is half of this, 2 by 3 pi r cube, half of this. ठीक है, सो दिस टेबल यू हैव टू रिमेम्बर, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसका कोई भी क्वेश्चन करना। अगर कहीं भी कोई फॉर्मूले में इधर उधर कर दिया तो इसको बार बार खुद से बना के देखो। देन वी हैव सम कन्वर्जन यूनिट्स, ये भी कई बार यूज हो जाती हैं, तो याद रखना। अगर हम एरिया की बात करें तो 1 हेक्टेयर इक्वल होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर में करना हो तो वो भी मैं फर्दर आगे बताऊँ। देन वी हैव वॉल्यूम का कुछ यूनिट होता है, जैसे किलो लीटर या मीटर क्यूब, दोनों सेम होते हैं। देन वी हैव स्मॉलर यूनिट एल और सेंटीमीटर क्यूब, एल इज लीटर। अच्छा, अगर हम कभी भी बड़े यूनिट को छोटे में, ये मैं सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूंगा, इस तरफ ही डिक्रीज हो रहे हैं, ऐसे ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब सबसे बड़ी यूनिट कौन है, मीटर क्यूब, उससे छोटी लीटर, उससे छोटी है सेंटीमीटर क्यूब। जो भी कभी एक बड़े यूनिट को कन्वर्ट कर रहे होगे छोटे यूनिट में, बड़े को छोटे में कन्वर्ट कर रहे होगे तो मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। और छोटे को अगर कन्वर्ट कर रहे होंगे बड़े में तो डिवाइड कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे किलो लीटर या मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करता हूँ तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से। सेम लीटर को अगर सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से डिवाइड। अगर इसका रिवर्स प्रोसेस कर रहे हो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में या लीटर क्यूब को मीटर क्यूब में तो 1000 से डिवाइड। मैं ये बता रहा हूँ किस क्या करना है तुम्हें, ये नहीं बता रहा मैं कितना टाइम्स किसका कौन होता है, ठीक है। सो जैसे अगर मीटर क्यूब तुम्हारे पास लिखा है 50 मीटर क्यूब, तुम्हें चेंज करना है इसको लीटर में, तो मल्टीप्लाई कर दोगे 50 मीटर क्यूब को चेंज करने के लिए लीटर में, किससे, 1000 से सीधा। तो इट बिकम 50,000 लीटर, ठीक है, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट वी हैव, एक कन्वर्जन ये हो गया, एक ये हो गया। थर्ड वन इज लेंथ का कन्वर्जन, तो किलोमीटर, देन वी हैव हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, ठीक है। अब मैंने फिर से वही डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं, इस तरफ डिक्रीज हो रहे हैं मिलीमीटर की साइड, किलोमीटर सबसे बड़ा है। बड़े को छोटे में कर रहे होगे तो मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, बड़े को छोटे में कर रहे होगे तो मल्टीप्लाई, ये याद रखना। सब में वही, इन सब में 10-10 का गैप है, तो इंटू 10 करोगे, इंटू 10 करोगे, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है। इसका रिवर्स कर रहे होगे, अगर मीटर मिलीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर में, डेसीमीटर को मीटर में, डेकामीटर में, तो डिवाइड कर रहे होगे 10 से, ठीक है, 10 से डिवाइड, 10 से डिवाइड, तो दिस यू हैव टू रिमेम्बर। देन वी हैव नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स, और स्टैटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मीन, ठीक है। मीन के हमारे पास होते हैं 3 मेथड, तो फर्स्ट मेथड सीख लेते हैं पहले, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड में तुम्हें करना क्या है, तुम्हारे पास एक क्लास इंटरवल होगा, उस क्लास इंटरवल से तुम निकालोगे मिड वैल्यू कह लो या फिर क्लास मार्क, ठीक है। क्लास मार्क फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे, एक्स आई और एफ आई की मल्टीप्लाई करोगे, तो यू हैव ए न्यू कॉलम एक्स आई एफ आई। इन सबका सम करोगे, सिग्मा एक्स आई एफ आई आएगा, फ्रीक्वेंसी का सम करोगे तो सिग्मा एफ आई आएगा, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो मीन आ जाएगा। मीन को डिनोट करेंगे एक्स बार से, तो इट इज सिग्मा एक्स आई एफ आई या एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, ठीक है। देन वी हैव स्टेप डेविएशन में, सॉरी एज्यूम्ड मीन मेथड, सेकंड इज एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड,
ठीक है। इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए फिर वही क्लास इंटरवल है हमारे पास, इसमें छोटा सा चेंज क्या करना है, क्लास इंटरवल हमारे पास है, उससे हम क्या निकालेंगे, क्लास मार्क निकाल लेंगे एक्स आई, देन फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है। अब यहाँ तुम्हें क्या करना है, क्लास मार्क में से किसी एक वैल्यू को ए एज्यूम कर लेना है, और वो वैल्यू बीच में से कोई भी ले लेना। ठीक है। जैसे अगर मान ले सपोज हमारे पास ये डेटा है 1 2 3 4 5, तो इस वाली 3 वाली वैल्यू को मैंने एज्यूम भी मान लिया, या फिर 6 होगा तो 4 को भी मान सकते हो, 3 को भी मान सकते हो, किसी को भी मान सकते हो तब। ठीक है। उसके बाद हमें एक और कॉलम बनाना है और फाइंड करना है डी आई। डी आई क्या होगा, एक्स आई माइनस ए। मतलब क्या है इसका, कि जैसे मैंने लिखा 1 2 3, तो यहाँ तुम 1 में से 3 को माइनस करोगे, 1 - 3 मतलब -2, या -2 लिखोगे, देन -1, देन 0, देन 1 2 3, इस तरीके से इसको फाइंड करना है। देन फाइंड करना है एफ आई डी आई। इसके बाद सम निकालेंगे एफ आई डी आई का, एंड यहाँ सिग्मा एफ आई, देन मीन का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। ठीक है। ये डी आई क्या था, डी आई था एक्स आई माइनस ए, डी आई इज एक्स आई माइनस ए। लास्ट मेथड इज स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड में क्या करना है, यहाँ एक कॉलम और ऐड कर लेंगे, और इस डी आई में ये चेक करेंगे कि डी आई की जो सारी वैल्यूज है किस नंबर से, किस सबसे बड़े नंबर से डिवाइड हो रही है। ठीक है। उस सबसे बड़े नंबर को एच मानोगे, और एक और कॉलम बना लोगे यू आई का, जो कि होगा डी आई बाय एच। देन एक और कॉलम बनाओगे, अब मल्टीप्लाई डी आई से नहीं करोगे, यू आई से कर दोगे, एफ आई को, एफ आई यू आई आ जाएगा। ठीक है। तो फॉर्मूला बन जाएगा एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच, जहां ये यू आई क्या है, यू आई है हमारा एक्स आई माइनस ए बाय एच, या ये भी कह सकते हो एक्स आई यू आई इज डी आई बाई एच, ये भी हो सकता है ना, ये भी तो डी आई था। ठीक। सो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो ध्यान रखने हैं। ये डायरेक्ट मेथड हो गया, डायरेक्ट मेथड का मीन, देन एज्यूम मीन, देन स्टेप डेविएशन। ओके, नेक्स्ट वी हैव मीडियन। सो फॉर्मूला फॉर मीडियन इज एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाय एफ इंटू एच। ठीक है। करना क्या है, इसमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले हमारे पास जो भी डेटा होगा, सपोज क्लास इंटरवल होगा, देन फ्रीक्वेंसी होगी, उससे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लोगे। ठीक है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अब जैसे सपोज करो कि डेटा कुछ भी हमारे पास 5 3 2 7 1, कुछ भी मैंने मान लिया रैंडम, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो इसमें 5 में 3 को ऐड करके आएगा, तो 8, देन 10। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है उस पॉइंट तक सारी फ्रीक्वेंसीज का सम। ठीक है। देन इन दोनों को ऐड करेंगे तो 17, देन 18, और जो लास्ट नंबर होगा ये इन सारी फ्रीक्वेंसीज का सम ही होगा। ठीक। तो यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले मीडियन क्लास निकालेंगे। भी मीडियन क्लास कैसे निकलेगी, उसके लिए तुम्हें क्या करना है, मीडियन क्लास के लिए सबसे पहले ये एन क्या है, ये एन इज सिग्मा एफ आई। ठीक है, इतना पता होना चाहिए कि ये छोटी मोटी बातें क्या है, सिग्मा एफ आई क्या है, एन। तो एन का हाफ करोगे, एन बाई टू फाइंड करोगे, उस एन बाई टू को चेक करोगे कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाई कर रहा है। ठीक है। जैसे हम यहाँ देखें, अभी 18 का मैंने हाफ करा तो 9 आ गया। अब 9 कहाँ लाई कर रहा है, 9 यहाँ आ रहा है, तो 9 यहाँ आ रहा है, तो इससे नेक्स्ट वाला जो होगा इसको तुम मीडियन क्लास ले लोगे। ठीक है। ये मीडियन क्लास आ गई। अब इस मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट है ये एल है। ठीक है। एन बाई टू हो गया हमारा यही सिग्मा एफ आई का हाफ। देन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ क्या है, इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, इसकी फ्रीक्वेंसी है 8 है। एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास,
एच इज क्लास साइज ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखनी है। देन वी हैव, अच्छा मीडियन के केस में दो, एक तो क्वेश्चन यही आ जाता है टू फाइंड मीन। ठीक है, मीडियन, सॉरी, टू फाइंड मीडियन। और दूसरा एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक अननोन के लिए आता है। अननोन के एक्स और वाई की वैल्यू पूछ लेगा कोई भी, है ना। एक तो सिग्मा एफ आई दे देगा, और मीडियन गिवन होगा। उस केस में तुम्हें अननोन की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब उस केस में मीडियन गिवन होगा तो मीडियन क्लास कैसे निकालोगे, इसमें चेक करोगे कि क्लास इंटरवल में वो किस में लाई कर रहा है ना। जिस भी क्लास इंटरवल में लाई कर रहा होगा वही हमारी मीडियन क्लास होगी। तो देन वी हैव मोड। मोड का फॉर्मूला होगा एल प्लस एफ वन माइनस एफ नोट बाय टू एफ वन माइनस एफ नोट माइनस एफ टू इंटू एच। ठीक है, अब फिर वही है, पहले मॉडल क्लास निकालोगे। मॉडल क्लास फाइंड करने के लिए तरीका क्या है, इसमें सीएफ वगैरह नहीं निकालना, सिंपल ये देखना किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। जिस भी क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही हमारी मॉडल क्लास है। ठीक है, मॉडल क्लास आ गया। मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होगी क्लास इंटरवल की वो एल है। ठीक है, एफ, अगर सपोज देखो, एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो इसका भी। एक क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, ये सपोज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ऐसा कुछ डेटा है। ये है हमारा वही 5 7 3, इसको 12 ले लेते हैं, 3 1। ठीक है, अब इसमें से हमें मॉडल क्लास फाइंड करनी है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी उसको मॉडल क्लास बोल देंगे। ये मॉडल क्लास होगी। तो इस मॉडल क्लास की जो ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, दिस इज F1। इससे पहले वाले की एफ नॉट, इससे बाद वाले की F2। 0 1 2 ऐसे मान लो, 0 1 2 ऐसे चलेगा। सबसे पहले 0, देन 1, देन 2। तो 1 किसका होगा, जो हमारा मॉडल क्लास है, उसकी फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास। ठीक है, एच इज क्लास साइज, इसका जो क्लास साइज होगा 10। क्लास साइज पता है ना, 30 - 20, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एल इसकी लोअर लिमिट है। ठीक है, देन एम्पेरिकल फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन एमसीक्यू 100% आना है। ठीक है, फॉर्मूला इज मोड इक्वल होता है 3 मीडियन -2 मीन। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। ये मोड हो गया, और ये मीडियन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ओके, देन वी हैव लास्ट चैप्टर, प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी का बेसिकली फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अब इसमें अगर हम कॉइन की बात करें पहले, ठीक है, तो कॉइन की जब बात करते हैं, कॉइन अगर हम एक कॉइन टॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, हेड या टेल आ सकता है। दो कॉइन टॉस करोगे तो या तो हेड हेड होगा, हेड टेल होगा, टेल हेड, या टेल टेल। थ्री कॉइन अगर टॉस करते हैं हम तो, अब इसको लिखने का तरीका क्या है, यही वाला टू वाला फिर से लिख लो। हेड हेड इसी सीक्वेंस में, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अब सबसे पहले हेड लगा दो एक एक। ठीक है, देन फिर से लिखो इसी को, एच एच, एच टी, टी एच, एंड टी टी। फिर सबसे पहले टी लगा लो, टेल। ठीक है, जब एक कॉइन टॉस किया तुमने तो आउटकम्स कितने थे, टू। टू कॉइन टॉस किए तो फोर, थ्री कॉइन टॉस किए तो एट। ऐसी अगर फोर कॉइन टॉस करेंगे तो आउटकम्स विल बी 16। टू की पावर में चल रहा है, 2 रेज टू दी पावर 1, 2 रेज टू दी पावर 2, 2 रेज टू दी पावर 3, वो 2 रेज टू दी पावर 4 हो जाएगा। फिर तुमसे कोई कहे 100 कॉइन टॉस करे, बताओ कितने आउटकम होंगे, तो 2 रेज टू दी पावर 100 हो जाएंगे। ठीक है,
सो दिस इज द केस। देन वी हैव डाइस। अगर एक डाइस थ्रो करोगे तो आउटकम्स विल बी, वन डाइस के केस में आउटकम होंगे क्या, 6। 1 2 3 4 5 6, ये आउटकम होंगे। दो डाइस थ्रो करोगे तो टोटल आउटकम होंगे हमारे 36। ठीक है। 1 1, 1 2, 1 के साथ सारे पेयर बना लो 1 6 तक। देन 2 के साथ सारे पेयर 2 6 तक। 3 के साथ सारे, 4 के साथ, 5 के साथ 5 6, 5 के साथ सारे, 6 के साथ सारे। ठीक है। ये सारे आउटकम बन जाएंगे इस तरीके से। इनको डबलेट बोलते हैं, 1 1, और जो है 2 2 आएगा, 3 3 4 4 5 5, ये सब डबलेट्स हैं। टोटल 6 डबलेट होते हैं। ठीक है। टू डाइस के केस में होंगे और ये बस। देन वी हैव कार्ड्स। कार्ड्स की बात कर लेते हैं। 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। दो तरीके के होते हैं। 26, दो कलर के होते हैं बेसिकली। 26 होते हैं हमारे ब्लैक, एंड 26 होते हैं रेड कार्ड्स। ठीक है। अब जो 26 ब्लैक ब्लैक होते हैं, ये फिर से 13 13 में डिवाइड होते हैं। 13 होते हैं स्पेड, 13 होते हैं हमारे क्लब। ऐसे ही ये रेड भी 13 13 में डिवाइड होते हैं। 13 डायमंड, एंड 13 होते हैं हमारे हर्ट। ठीक है। तो ये कंडीशन होती है। अब एक को समझ लेते हैं। जैसे स्पेड की बात करें अगर हम, ये 13 कैसे कैसे होते हैं। एक होता है इसमें से एस। ठीक है। एक किंग, एक क्वीन। ठीक है। एक होता है जैक। देन वी हैव कार्ड्स नंबर्स जिसमें 2 से 10 तक होंगे। कितने हो गए, 4। 4 तो ये हो गए, और 9 ये हो गए 2 से लेके 10 तक। ठीक है। अच्छा, ये जो कार्ड्स हैं, ये तीन, ये होते हैं फेस कार्ड्स। ठीक है। तो एक टाइप के कार्ड देखें तो हम 3 फेस कार्ड होते हैं। ऐसे टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, टोटल फेस कार्ड्स विल बी, सब में से 3 3 आएंगे तो 3 4 12, 12 फेस कार्ड्स होंगे टोटल। ठीक है। तीन ये वाले, तीन ये, तीन ये, तीन ये, टोटल 12 फेस कार्ड्स होंगे। ठीक है। तो ये कंडीशन है। अब किंग कितने होंगे अगर सब में किंग पूछे तो, एक किंग इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, चारों में एक एक किंग। ठीक है। 4 किंग्स हो गए। रेड किंग कितने होंगे, 2 रेड किंग होंगे। ठीक है। तो इस तरीके से पूरी सिचुएशन बनती है ये। सो ये इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। बाकी इसमें कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, दो बॉक्स दे देंगे मार्बल्स के, उसमें से निकालने हैं, या फिर एक ही बॉक्स में हमारे डिफरेंट डिफरेंट कलर के मार्बल रखे हुए हैं। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें प्रोबेबिलिटी में। बट ये वो केस है तीन जो मैंने बताए, कॉइन डाइस और प्लेइंग कार्ड, जिसकी सिचुएशन हमेशा यही रहती है, इन्हीं में से कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। तो मैंने कोशिश की है अभी इस वीडियो में कि मैं ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले कवर करूं, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट कवर करूं, बट ये अभी भी कंप्लीट नहीं है। और भी कुछ इससे अलावा फॉर्मूले हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। ठीक है। बट इसमें 90% कवर हो गया है। अगर इसको भी बार बार देखोगे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करोगे, तो काफी कुछ कवर हो जाएगा, और एक क्विक रिवीजन के लिए बहुत अच्छा वीडियो है ये। ठीक है। इसके अलावा इस वीडियो को एक बार देख के इस तरीके से फॉर्मूले लिखने की हैबिट खुद से डालो। ठीक है। कॉपी बंद कर दो, किताब बंद कर दो, सब अलग से जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको बंद करके, वीडियो को बंद करके, तब उनको खुद से लिख के देखो फॉर्मूलों को। ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तब इसकी हेल्प ले सकते हो। ठीक है। ओके देन, पढ़ते रहिए। टेक केयर। थैंक यू।